जरा सोचिए, समंदर का सीना चीरता हुआ 7,000 टन का एक विशालकाय स्टील का ढांचा जो एकदम सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि दुश्मन के रडार की स्क्रीन पर वो दिखता ही नहीं है। हाँ, मतलब रडार सीधे उसकी तरफ देख रहा है लेकिन अरे। स्क्रीन खाली है, या शायद बस कोई छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव दिख रही है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी की डिलीवरी और भारत की जो नई स्टेल्थ नौसैनिक शक्ति है ना, उसका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और जो हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा युद्धपोत है। मतलब ये सिर्फ एक और जहाज के बेड़े में शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि ये तो नौसैनिक युद्ध की पूरी ग्रामर को ही बदल रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अब देखिए, हवा में उड़ने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात तो समझ में आती है। हाँ, वो तो हम सब ने सुना है, राइट। लेकिन पानी में तैरता हुआ इतना भारी भरकम जहाज कैसे गायब हो सकता है भाई? कोई जादू का चोगा तो है नहीं कि ओढ़ लिया और छिप गए। दुश्मन के रडार इसे पकड़ क्यों नहीं पाते? मैं समझाती हूँ इसका जवाब। किसी जादू में नहीं, बल्कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में छिपा है। इसे हम रडार क्रॉस सेक्शन या आरसीएस तकनीक कहते हैं। आरसीएस? हाँ, तो आम युद्धपोतों का आकार ना थोड़ा गोल या घुमावदार होता है। इससे होता यह है कि रडार की तरंगें टकराकर वापस दुश्मन के बेस तक आसानी से पहुंच जाती हैं। मतलब वो अपनी लोकेशन खुद ही बता देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मुंबई के एमडीएल द्वारा बनाए गए इस नीलगिरी क्लास जहाज के बाहरी हिस्से को ना एक खास तरह के सपाट और तिरछे एंगल्स में डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो मतलब जब रडार की किरणें इससे टकराती हैं तो वापस लौटने के बजाय आसमान में या फिर दूसरी दिशाओं में बिखर जाती है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। और इसके साथ ही ना इसके बाहरी ढांचे पर खास रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का लेप भी होता है। जो इन तरंगों को सोख लेता है। हाँ, वही। यही वजह है कि दुश्मन के रडार को लगता है कि वहां कोई बड़ा खतरा नहीं, बल्कि कोई छोटी मोटी नाव है। लेकिन देखिए, छिपना तो बस आधी जंग है। मान लीजिए ये विशाल जहाज छिपते छिपाते दुश्मन के एकदम करीब पहुंच भी गया, पर जब वार करने की बारी आएगी तब क्या होगा? यहीं पर ना इसकी मारक क्षमता और स्वदेशी तकनीक का एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन सामने आता है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने खुद डिजाइन किया है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। सही बात है। और अगर हथियारों की बात करें तो इसके अंदर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं। अरे वाह! मतलब ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन तीनों मोर्चों पर एक साथ तबाही मचाने वाला मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचकर हैरानी होती है, इतने बड़े और जटिल सिस्टम को चलाने के लिए तो बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी ना? इतने सारे लोगों के साथ जहाज को स्टील्थ कैसे रखा जा सकता है? तो यहीं पर मॉडर्न ऑटोमेशन की भूमिका आते हैं। इस जहाज को चलाने के लिए पहले के युद्धपोतों के मुकाबले काफी कम क्रू की जरूरत होती है। कम क्रू मतलब जगह की बचत। हाँ, क्रू कम होने का सीधा मतलब है जहाज के अंदरूनी हिस्सों का बेहतर इस्तेमाल और तेज फैसले। इसके अलावा इसका ढांचा इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर दुश्मन का कोई हमला हो भी जाए तो ये समंदर में टिका रह सकता है, जिसे सर्वाइवेबिलिटी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। तकनीकी भाषा में इसे वही कहते हैं। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी सोर्सेज के मुताबिक एमडीएल और जीआरएससी मिलकर ऐसे कुल 7 स्टील्थ जहाज बना रहे हैं। पर इस भारी भरकम निवेश और तकनीक का असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है। हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे हम इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, वो दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक व्यापारिक रास्तों में से एक है। हाँ, ज्यादातर व्यापार तो वहीं से होता है। बिल्कुल, रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान और ऊर्जा की सप्लाई इन्हीं रास्तों से होती है। ऐसे में भारत अपनी ब्लू वाटर नेवी की ताकत लगातार बढ़ा रहा है। तो एक तरह से ये स्टेल्थ फ्लीट हमारी अर्थव्यवस्था का एक साइलेंट बॉडीगार्ड है। 100%। जब समंदर में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा चरम पर हो तो ऐसे 7 स्टेल्थ जहाज सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं होते, वो डिटरेंट का भी काम करते हैं। हाँ, एक खौफ पैदा करने के लिए होते हैं। इस अदृश्य ताकत को देखकर कोई भी विरोधी हमारे व्यापारिक रास्तों या समुद्री सीमाओं में दखल देने से पहले 100 बार सोचेगा। इसका मतलब महेंद्रगिरी सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है, बल्कि गहरे समंदर में भारत का एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। लेकिन इस पूरी चर्चा ने मुझे एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ऑटोमेशन बढ़ाने और क्रू को कम करने की बात की थी, ताकि जहाज को और ज्यादा स्टेल्थ और एफिशिएंट बनाया जा सके। हाँ, बिल्कुल। तो जिस तेजी से हम मशीनों को स्मार्ट बना रहे हैं और इंसानों पर निर्भरता घटा रहे हैं,
तो क्या ये मुमकिन है कि भविष्य के समुद्री युद्ध पूरी तरह से बिना इंसानों वाले अदृश्य रोबोटिक घोस्ट शिप्स द्वारा ही लड़े जाएंगे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के महासागरों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है।